गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शुभम दुबे अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक हमको समझना होगा थोड़ा। डायपोल हमारी टॉपिक चल रही थी अभी तक। अभी हमने 4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं डायपोल के ही, 3 से 4 वीडियो हमारे हो चुके हैं। डायपोल का ही एक और वीडियो जो लास्ट वीडियो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। मतलब हमें ये निकालना है कि जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा जाता है, इफ वी विल प्लेस अ डायपोल इन एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अदर सोर्स चार्ज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन इट। मतलब हमें ये निकालना है कि आखिर में कितना पोटेंशियल एनर्जी उस डायपोल में होता है। तो फिलहाल तो हमने ये चीज समझनी होगी कि पहले ये हमारा डायपोल है, ये डायपोल जिसकी लेंथ कितनी है 2L, इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है 2L। यहाँ पे देखिए इसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई एक चार्ज बना रहा होगा, उसमें हमने किसको रखा हुआ है, इस डायपोल को रखा हुआ है। इनिशियली अगर आप देखें तो इनके बीच का जो एंगल है फिलहाल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। इसका मतलब ये पैरेलल है। और हमें एक चीज और मालूम है कि जब भी ये कंडीशन आती है तो उस समय हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जब थीटा 0 होता है, मतलब कि जब डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो उसकी जो भी वैल्यू होती है, और वैल्यू किसकी होती है, वो वैल्यू होती है उसके रोटेशन की, उसके टॉर्क की। तो वो टॉर्क की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 0 उस टॉर्क की वैल्यू आ रही थी। और वर्क डन भी हमने निकाला था, तो वर्क डन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, 0 हमारी उस कंडीशन पे आती थी। तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि आखिर में किस तरह से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर आपको इसको देखना हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिए, अगर ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ गया है, तो जैसे कि मैं अगर एक वाटर की बात करूं, एक वाटर की बात की जाए या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात की जाए, तो इस यूनिवर्स में फिजिक्स के रूल में, केमिस्ट्री के रूल में हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का अपनी लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट में रहना पसंद करता है। जैसे कि अगर मैं इस वाटर बॉटल से अगर वाटर को नीचे गिराऊं, तो ये वाटर बॉटल से जो पानी होगा वो ग्रेविटी इफेक्ट से नीचे जाएगा। और हमको मालूम है अभी इस कंडीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh कुछ और होगी, यहाँ mgh कुछ और होगी, यहाँ mgh कुछ और होगी। अब यहाँ देखिए, ये h सरफेस से ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा थी, पानी नीचे आया h कम हुआ, वाटर नीचे आया h और कम हुआ। इसका मतलब एनर्जी उसकी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। और वो तब तक अपने आप को कम करते जाएगा जब तक कि वो अपनी लीस्ट एनर्जी में नहीं आ जाएगा, आपकी मिनिमम एनर्जी में नहीं आएगा। तो हमको एक चीज मालूम है कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट अपनी मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना चाहता है। चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हमारी बात करें, हम भी वही चाहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो एट द लास्ट हम जा करके अपने घर में, हमारे रूम में, हम अपने बेड पे आराम से सो जाए, हमें कोई एनर्जी खर्च करनी ना पड़े। मतलब हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का अपनी मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना पसंद करता है। किस में रहना पसंद करता है, मिनिमम एनर्जी में रहना पसंद करता है। तो अभी फिलहाल इस कंडीशन को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ चुका है। क्या आ चुका है, अलोंग आ चुका है, और अपनी एनर्जी के मिनिमम स्टेट पर है, अपनी वैल्यू पर क्या है, मिनिमम स्टेट पर है। तो वो जो मिनिमम स्टेट है, जिस मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये स्टेबल हो चुका है तो मतलब मिनिमम एनर्जी की स्टेट पर आ चुका है। तो मिनिमम एनर्जी वो कितनी है, हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमको ये तो मालूम है कि ये इसकी मिनिमम एनर्जी की कंडीशन है, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं बात करूंगा, अगर मेरे पास इस सेल फोन को एज अ ऑब्जेक्ट मैं इसे ले रहा हूं, अगर मैं इसे अर्थ सरफेस पे लूं, अर्थ सरफेस पे लूं, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ना के बराबर होगी। जैसे ही मैं इसे उठाता हूं, धीरे धीरे मैं फोर्स लगाता हूं अपोजिट टू ग्रेविटी, और इसे उठा करके एक हाइट दे देता हूं। I will raise this particular mobile phone from the surface of the earth with the application of force against the gravity। तो यहां पर एक फोर्स मैंने लगाया और इसे ऊपर उठा लिया, तो इसके पास h आ गया, इसके पास क्या आ गया, mgh आ गया। मास है इसके पास,
ग्रेविटी भी है, और h हमने इसे दिया हाइट दिया। तो अब इस बॉडी के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। पहले जब ये रखा हुआ था तो इसमें फोर्सेस कैसे थे, जीरो फोर्सेस थे, ग्रेविटी से वेट फोर्स लगा रही थी, अलग मैटर है, लेकिन जो फोर्सेस थी स्टेबल कंडीशन पर था ये, उस समय इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, तो उस समय ये स्टेबल कंडीशन पे था। लेकिन हम उसे उस मिनिमम एनर्जी के स्टेट से लेकर के किसी एक ऐसी स्टेट पर लेके आए जहां पर उसके पास एनर्जी है। क्या है, उसके पास एनर्जी है। इसका मतलब हम इस सेल फोन को किसी एक ऐसे लोकेशन से लेकर आ रहे हैं जहां पर फोर्स की वैल्यू नहीं थी, फोर्स की वैल्यू जीरो थी, और उसे जब हम लेकर के एक हाइट देते हैं तो उसके पास mgh आ जाता है। इसका मतलब अगर इस बॉडी के पास एनर्जी है तो हम इसे कहीं ऐसी जगह से लेकर आए होंगे जिस समय इसके पास एनर्जी नहीं थी, फोर्स इसके पास नहीं था, फोर्स इसके पास जीरो था। तो सेम कंडीशन यहां पर है, अगर इसके पास मिनिमम एनर्जी है, एट द पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इस डायपोल के पास मिनिमम एनर्जी है, क्या है, मिनिमम एनर्जी, तो इसके पास मिनिमम एनर्जी है, तो इससे पहले जरूर ये किसी एक ऐसी कंडीशन में रहा होगा जहां पर इसके पास एनर्जी नहीं थी, जहां पर इस पर लगने वाला फोर्स नहीं था। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर में हम इसे लेकर कहां से आए थे, उस कंडीशन को हम पहचानना चाहते हैं, उस कंडीशन को हम मेजरमेंट करना चाहते हैं जहां पर इस डायपोल पर लगने वाला फोर्स जीरो था। क्या था, उसके पास जीरो था। अब बेसिकली यहां देखिए, डायपोल पर जो फोर्स लगा रहा है वो बेसिकली कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को नेग्लेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को जीरो कर दूं, तो उसमें लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा और उस डायपोल की हम उस एनर्जी को बोल सकते हैं ना के बराबर। तो यहां ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है 1/4πε0 Q/r² फॉर अ पॉइंट चार्ज, और डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है 1/r²। इसका मतलब अगर मैं r को इतना लार्ज कर दूं तो E अपने आप क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो r हम कहां तक बढ़ा सकते हैं, हम r को बढ़ाते गए, r को चेंज करते गए, हमें एक ऐसी पॉइंट मिली, हमें एक ऐसा लोकेशन मिला, एक ऐसा पोजीशन मिला जहां पर E की वैल्यू जीरो थी, और वो पोजीशन थी जब हमने r को इनफाइनाइट कर दिया। हमने r को क्या कर दिया, इनफाइनाइट। जब r को हमने इनफाइनाइट कर दिया तो E भी क्या हो गया आपका, जीरो, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इसके इनवर्स प्रोपोर्शनेट में E क्या हो जाएगा, जीरो। और हमें एक चीज मालूम है कि E इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब अगर यहां पर E जीरो हो गया इनफाइनाइट पर, तो लगने वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आ गई कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कहां पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। इसका मतलब वो जगह, वो लोकेशन जहां से हमको डायपोल को लेकर के आना है, वो जगह कौन सी है, इनफाइनाइट है, क्योंकि उस समय लगने वाला फोर्स क्या था, जीरो। अगर हम वो सारा फोर्स और सारा एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो हमें मालूम चल जाएगा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो उसके पास कितनी एनर्जी रही होगी। तो यहां ध्यान से देखिए कि हमने डायपोल को एज्यूम किया कि वो कहीं इनफाइनाइट पर होगा। कहां होगा, इनफाइनाइट पर। जैसे यहां पर ये मेरे पास एक डायपोल है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसे प्लेस करूं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन, कैप वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज। हाल फिलहाल ये अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता हूं, मैं अपना खुद का फोर्स लगाता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं, तो R क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब अगर R कम होते जाएगा या X कम होते जाएगा, जैसे हमने यहां पर इस डिस्टेंस को X माना है तो इस चीज को हम R कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे हम इस लोकेशन को चेंज करते जाएंगे, R की वैल्यू कम होते जाएगी और E क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही हम इसे लेकर के आते हैं इनफाइनाइट से एक पोजीशन N तक, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये माइनस चार्ज भी N तक जाएगा,
ये पॉजिटिव चार्ज भी n तक जाएगा। इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट फिलहाल एक साथ ही थे, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, बहुत माइनर डिस्टेंस था, तो दोनों साथ साथ थे। तो यहां पर जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाते हैं ये भी n पोजीशन तक जाएगा और ये भी n पोजीशन तक जाएगा। मतलब माइनस q का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, r है, प्लस q का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, r है। अब यहां पर हमने क्या किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फोर्स लगा करके, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फोर्स लगा करके हमने डायपोल को इस लोकेशन पे ला करके रखा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, हमने यहां डायपोल को इनफाइनाइट से कहां लेकर ले आए, हम लेकर आए उसके n तक। कहां तक लेके आए, n तक लेके आए। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और हमें एक चीज मालूम है कि फोर्स जो होता है वो फोर्स किसी भी चार्ज पर कितना होता है, Q इंटू E। कितना होता है, Q इंटू E। जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लोकेशन पे हम उसे लेकर आएंगे, लेकिन इनफिनिट पर वही फोर्स कितना था, 0। ये वाली कंडीशन कहां की है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगा वहां की कंडीशन है। अब यहां ध्यान से देखिए, फोर्स जो था, फोर्स एट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जो था पॉजिटिव चार्ज पर वो कितना आया, QE। और फोर्स जो था नेगेटिव चार्ज पर वो भी कितना आया, QE। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारे बुक इसे माइनस चार्ज लेकर के बनाते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट से चलूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां आपको किस तरह से लेना है। तो फिलहाल QE और QE लगने वाला फोर्स हो गया, क्या हो गया, दोनों का फोर्स हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, दोनों क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट सेम। ये माइनस चार्ज भी r डिस्टेंस गया, ये प्लस चार्ज भी r डिस्टेंस गया। इसका मतलब n पोजीशन पर पहुंचने पर दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल है, दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या है, इक्वल। और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, इक्वल। तो क्या इनका वर्क डन भी आपस में बराबर होगा, तो आंसर है यस। इन दोनों पे जो भी हम वर्क करेंगे इनफाइनाइट से पोजीशन n तक ले जाने पर दोनों का वर्क इक्वल होगा। क्यों, लगने वाला फोर्स इक्वल है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है, तो वर्क डन भी कैसा होगा, इक्वल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, समझिएगा उससे अच्छे से। जैसे ही मैं इसे n पोजीशन पर लेकर के आता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम मास का होता है, इसका मास बहुत कम होता है, 10⁴ टाइम्स कम होता है किससे, प्रोटॉन से या पॉजिटिव चार्ज से। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आऊंगा इसे लेकर के, एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा, तो हमें मालूम है कि माइनस चार्ज जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है और पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है। तो जैसे मैं इसे लेके आऊंगा, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इट कंटेनिंग वेरी लेस मास, तो ये बहुत जल्दी से एक्सेलरेट करके भागने की कोशिश करेगा। और ये हैवियर है, तो हैवियर वाला स्पीड नहीं पकड़ पाएगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन माइनस चार्ज अनस्टेबल होने लगेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागने लगेगा, उसकी तरफ जाने लगेगा। तो इसका मतलब यहां पर एक कंडीशन आ जाएगी, जिस कंडीशन को हम बोलेंगे सेपरेशन। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगेगा। तो इसे रोकने के लिए, इस कंडीशन को चेंज नहीं करने के लिए, हम लोग इस इलेक्ट्रॉन पर एक अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाते हैं। इस तरह से हम इसे अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाते हैं ताकि ये धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूवमेंट करे। पॉजिटिव चार्ज पर हम फोर्स सेम डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा है और हमें इसे यहां लेके जाना है, तो हमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर लगाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये इसे अपनी ओर खींच के ले जाएगा। तो उसे रोकने के लिए हम एक अपोजिट डायरेक्शन पर इस तरफ फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स हमने लगाया है और इधर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा रहा है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाने से रोकने के लिए, इसे सेपरेशन से बचाने के लिए हम लोग एक अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगा देते हैं, जिससे इसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है और ये धीरे 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 जाता है। इसे कुछ इस तरह से समझिएगा, जैसे इस मोबाइल फोन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे धीरे धीरे इस पाम में रखकर, अपने हाथों पे रखकर धीरे धीरे नीचे ले जाऊं, तो एक्सेलरेशन इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे काम ये करना हो रहा है कि मुझे वेट के अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स लगाना पड़ा।
अपनी हाथों से वेट के अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स लगाना पड़ा, जिससे ये एक्सेलरेशन ना बढ़ जाए और ये तुरंत जमीन में ना गिर जाए। सेम कंडीशन यहां पे हो रही है, माइनस चार्ज एक्सेलरेट करके ना चला जाए, इसलिए हम लोग इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, हमने लगाया है फोर्स इस तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है, तो माइनस क्यू का वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। फोर्स हमने पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगाया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सिमिलर। इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए, वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आया, वर्क डन एंड नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं नेट वर्क निकालूं अभी फिलहाल एंड पॉइंट के लिए, नेट वर्क डन ऑन पॉइंट एन, तो नेट वर्क डन ऑन पॉइंट एन हमारा कितना आ जाएगा? वर्क डन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस माइनस वर्क डन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आंसर हमारा आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन कैसे हैं? अपोजिट। आपस में बराबर है लेकिन कैसे हैं? दोनों के दोनों अपोजिट हैं। ये कंडीशन हमारी एंड पॉइंट तक के लिए है। कहां तक के लिए है? एंड पॉइंट तक के लिए। लेकिन एंड पॉइंट पर आने के बाद अभी इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को 2l डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज का फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है? m। कौन सा है? m। तो पहले r डिस्टेंस ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन n तक आएगा, उसके पीछे पीछे ट्रेवल करके पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज n पे पहुंचेगा, दोनों की डिस्टेंस फिक्स होती है डायपोल की, तो उस कारण से नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा? m तक। इसका मतलब आपको एक चीज समझनी होगी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट n तक तो सेम था, लेकिन माइनस चार्ज 2l डिस्प्लेसमेंट और आगे एक्स्ट्रा गया। पॉजिटिव चार्ज तो वहीं पर खड़ा हो गया r डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, लेकिन माइनस चार्ज 2l डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? 2l डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। इसे कुछ इस तरह से समझिएगा, यहां पे मान लीजिए एन पॉइंट है। क्या है? एन पॉइंट। ये यहां से यहां तक ट्रेवल किया, एन पॉइंट पर आ गया। अब अगर एन पॉइंट पे आ गया तो इसे आगे बढ़ना होगा, तब जाकर पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? एन पॉइंट पर। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एन पर आ गया, लेकिन इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा कौन ट्रेवल किया? माइनस चार्ज। और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2l। तो यहां पर देखिए कि एक्स्ट्रा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो माइनस चार्ज ट्रेवल कर रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट 2l है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो देखिएगा ध्यान से, माइनस चार्ज विल मूव फ्रॉम n to m, so work done on it। तो वर्क डन n से m के लिए कितना हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस, क्योंकि अभी भी n से m तक हमको उस नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने से रोकना है, तो उसके लिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अभी तक लगा के रखे हुए हैं। याद रखिएगा, इनफाइनाइट से लेकर जब हम चलना चालू करते हैं एम पॉइंट तक हमें लगातार अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगा के रखना होगा, ताकि नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट ना करे। अब यहां ध्यान से देखिएगा, फोर्स हमारा कितना होता है? हमें मालूम है Q इंटू E होता है। क्या होता है? Q इंटू E। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2l। n से लेकर m तक के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2l है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, वर्क डन m टू n, n टू m, q इंटू 2l इंटू e। हमें मालूम है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, उसे हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। तो वर्क डन फ्रॉम n टू m कितना हो जाएगा? डायपोल मूवमेंट इंटू e।
क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इनटू ई। अब ये जो वर्क डन आया हम उसे ऐड करते हैं कहां तक के लिए, जब तक हमने एन तक में किया था। तो नेट वर्क निकाल लेते हैं। अब नेट वर्क डन ऑन दी डायपोल, तो वर्क डन ऑन दी डायपोल हमारा आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू एन प्लस वर्क डन फ्रॉम एन टू एम। ये तो हमारा वर्क डन क्या आ गया था, 0 आ गया था। क्या आ गया था, 0। इसे हम इंफिनिटी टू एन कर लेते हैं, इंफिनिटी टू एन। 0 प्लस माइनस पी इंटू ई। तो इस हिसाब से हमारी जो वैल्यू होगी टोटल वर्क डन किसी भी डायपोल पर इंफिनिटी से उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन हमारा आ जाएगा माइनस पीई। अब हमें एक चीज और मालूम है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, वो हमारी सारी एनर्जी उस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। तो सेम चीज हमने किया, वर्क डन ऑन द डायपोल कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का कितना आ गया, माइनस पीई। कितना आ गया, माइनस पीई। अब हमें मालूम है कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और अगर मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊं तो स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कॉस के साथ आता है। कहाँ के साथ आता है, कॉस के साथ। अभी मैं इसके बाद इसका एक दूसरा मेथड आपको बताऊंगा जहां पर हमारा कॉस आएगा मैग्नीट्यूड में। अब यहां देखिए, तो इसका मतलब आपको किस समझ में आ गया कि U का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस पी कॉस थीटा, या बोल सकते हैं U इज इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई। यहां पर पीई कॉस के साथ क्यों नहीं है, यहां पर पीई कॉस के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ये केस है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का, और cos 0 कितना होता है, 1। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में हमारा आंसर क्या आया, पीई आया, ना कि cos थीटा। बट एक्चुअल जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, पीई cos थीटा। इसे हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इसे हम लोग अभी बनाने वाले हैं। हेलो क्लास, आइए क्लास, क्लास पीछे पीछे तरफ से ध्यान से देखिए। यहां पे एक इसका सेकंड मेथड देखिए, दूसरा मेथड हम किस तरह से ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड देखिएगा किस तरह से हम सेकंड मेथड में सॉल्व करते हैं चीजों को। यहां पे एक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल कुछ एक एंगल बना रहा होगा थीटा। यहां पर ये एंगल कितना है आपका, थीटा एंगल है। ये रही डायपोल की डायरेक्शन। इनिशियली मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल, ये आपको सेकंड मेथड देखना है इसका, फर्स्ट मेथड हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रहा डायपोल का कंडीशन। तो ध्यान से देखिएगा कि इनिशियल फेज में डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके पहले केस में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल कितना बना रहा था, 0 डिग्री। बट यहां पर जो हम कंडीशन ले रहे हैं उसमें इनिशियल फेज में डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पहले हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अ डायपोल ऑफ लेंथ 2l is placed in an electric field such that angle
बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब सेकंड स्टेप में मैं काम ये करने वाला हूं कि मैं इस 90 डिग्री से थोड़ा सा टिल्ट कराऊंगा इस डायपोल को, और तब तक टिल्ट कराऊंगा जब तक कि इनके बीच का एंगल कितना ना हो जाए? थीटा ना हो जाए। तो मैंने डायपोल को फोर्स लगाया, डायपोल पे टॉर्क लगा, और टॉर्क लगने से इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया? थीटा। तो तब तक मैं इस डायपोल को फोर्स लगाते रहूंगा जब तक कि इनके बीच का एंगल कितना ना हो जाए? थीटा डिग्री ना हो जाए, थीटा एंगल ना हो जाए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, लेट द फोर्स applied on dipole till the angle between E and P will be theta। तो तब तक हम इसमें फोर्स लगाएंगे, तब तक हम इसे झुकाते रहेंगे जब तक कि इस पर लगने वाला फोर्स इसका एंगल थीटा कन्वर्ट नहीं कर देता है। तो यहां पर एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। अब इस थीटा को बनाने के लिए हमने एक वर्क किया, हमने फोर्स भी लगाया, टॉर्क उस पे लगा, फोर्स लगाया, लेकिन क्या ये एंगल सडन थीटा हो गया? तो आंसर है नहीं। हम धीरे धीरे इसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। अगर हमने फोर्स स्मॉल लगाया, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ, तो वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल। तो इस स्मॉल वर्क डन को जब हम लास्ट तक कैलकुलेट कर लेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तब तक हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तब हमें इसका एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि वर्क डन ऑन द डायपोल, वर्क डन ऑन द डायपोल, तो वो कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एंगल d थीटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एंगल d थीटा। यहां पर वो फोर्स कितना है? टॉर्क है, टॉर्क के इक्वल में होगा, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, एंगल इंक्लूड हो रहा है, तो वहां पर फोर्स कौन सा होगा? टॉर्क होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, हमें मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा d थीटा। तो ये एक छोटा सा वर्क आया, हमने थीटा एंगल जब उसे मूव किया, थोड़ा सा स्मॉल वर्क आया, हमें कब तक इसे वर्क कराना है? जब तक कि इनके बीच का एंगल कितना ना हो जाए? थीटा। तो निकाल लेते हैं, सिंस टोटल वर्क डन ऑन द डायपोल फ्रॉम मूविंग इट टू थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री टू थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री। तो हम इसे मूव करा रहे हैं 90 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री तक। इसका मतलब हमारा इनिशियल फेज 90 डिग्री से चालू हुआ, और तब तक हम इसे मूव कराते गए जब तक इनके बीच का एंगल थीटा ना हो गया। तो हमारा जो इनिशियल फेज था 90 था, फाइनल फेज कौन सा था? थीटा था। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? dw इंटीग्रेशन PE sin थीटा d थीटा। लिमिट्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लिमिट्स कैसे पुट करना होता है। ये बहुत आसान है, आप समझिएगा। लोअर लिमिट हमेशा आप उसे लेंगे जहां से आपने उस वैल्यू को स्टार्ट किया है, और अपर लिमिट उसको लेंगे जहां तक आप उसे लेकर गए। तो इनिशियल फेज हमेशा लोअर लिमिट में आता है, और फाइनल फेज हमेशा अपर लिमिट में आता है। तो हमने इनिशियल फेज कहां से चालू किया था? 90 डिग्री से। कहां तक लेके गए उसे? थीटा डिग्री तक। तो W इज इक्वल्स टू PE कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लेते हैं, 90 टू थीटा, और यहां जाएगा sin थीटा d थीटा। क्या जाएगा? sin थीटा d थीटा। अब हमें मालूम है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? cos थीटा, लेकिन किसमें होता है? माइनस में। तो माइनस cos थीटा 90 डिग्री टू थीटा। अब यहां ध्यान से देखिए, वर्क डन की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि कितना वर्क डन हमारा आने वाला है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos थीटा और cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ऑलरेडी ये कट गया।
तो हमारा नेट आंसर कितना आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। अब जो भी वर्क आपने किया उस डायपोल पर वो सारी उसकी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो भी वर्क हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो सारा कन्वर्ट होकर के उसकी एनर्जी बन जाती है। तो यहां पर वो एनर्जी कितनी होगी, हेंस ऑल वर्क कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल U is equals to माइनस पीई कॉस थीटा, या उसे हम बोल सकते हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर E। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी में एक्सियल में आता है, लेकिन वो थीटा तब आप लेंगे जब हम लोग डिफरेंट एंगल्स लेंगे। पहले केस में पहले वाले पार्ट में हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे, इसीलिए वहां पर कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी। तो cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है, तो थीटा कितना था 0 पैरेलल था, तो इसीलिए डायरेक्टली हमने वहां पर P लिया था। बट एक्चुअल क्या होता है P cos थीटा, क्या होता है आपका P cos थीटा। अब इसी में कुछ स्पेशल केसेस देखिए, इसी के ही कुछ स्पेशल केस कौन कौन से होते हैं, हम कैसे कंसीडर करेंगे केसेस को और किस तरह से उसकी वैल्यू को हम लेंगे। तो ध्यान से देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। पहला केस जो है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलोंग द डायपोल रहेगा, व्हेन P is along E, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो उस समय U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री पर माइनस पीई कॉस 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पर कितना होगा माइनस पीई, कितना होगा माइनस पीई होगा। अब सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन P इज नॉर्मल टू E, जब डायपोल मूवमेंट E के साथ नॉर्मल होगा तो कितनी वैल्यू होगी, तो U 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस 90। ये कंडीशन था जब P E के अलोंग था और दोनों के बीच एंगल कितना था 0। ये कंडीशन है जब P E पर पैरेलल है, सॉरी E P के साथ परपेंडिकुलर है। पैरेलल केस हमारा ये वाला था और ये वाला केस कौन सा है नॉर्मल का, परपेंडिकुलर का। तो उस समय आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो उस समय एनर्जी कितनी आएगी 0। इससे एक चीज ये मालूम चला कि जब डायपोल परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है E पर, तब उस पर लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होता है। इसी को वर्क के टर्म्स में लेके जाइए, वर्क में कितना आ रहा था PE आ रहा था, कितना आ रहा था PE, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 0, कितनी आई उसकी 0 आई। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, ये रहा आपका E और ये रहा आपका P, दोनों के बीच जो एंगल है वो दोनों के बीच का एंगल कितना है यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 180 डिग्री पर माइनस पीई कॉस 180, कितना हो गया cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहां पर -1 और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए प्लस, तो एनर्जी एट 180 डिग्री कितना आया Pe, कितना आया Pe। इसी को 270 डिग्री में लेके जाइए तो 270 डिग्री पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 0। तो ये सारे केसेस थे, जिन सारे केसेस को हमको देखना था। तो याद रखिएगा एक चीज जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एट विच कंडीशन द एनर्जी इज मिनिमम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 90 डिग्री को लगा के आ जाते हैं। तो याद रखिएगा मिनिमम मतलब 0 से भी कम, तो 0 से कम यहां पर कौन है -Pe है,
कौन है? माइनस पीई। तो याद रखिएगा मिनिमम एनर्जी जो अगर बोली जाए, अगर मिनिमम एनर्जी की बात की जाए तो याद रखिएगा मिनिमम एनर्जी हमेशा 0 डिग्री पर आएगा। और अगर बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री एंगल हो, मतलब दोनों आपस में क्या हो? नॉर्मल। कैसा हो? नॉर्मल। ये दोनों चीजें थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक डायपोल का अलग अलग केसेस के टर्म्स में आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बहुत इफेक्टिव वीडियो है आप सभी के लिए। और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि वो भी आप लॉकडाउन के केस में घर में रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अगर कोई भी डाउट इस पे आता है तो मुझे प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं उसे रेक्टिफाई करूंगा वहां करके। या मेरे यूट्यूब चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए ताकि आप लोग को और वीडियोस, इफेक्टिव वीडियोस मिलते जाए। कुछ समय बाद मैथ्स की, केमिस्ट्री की, बायो की और वीडियोस हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।